मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास क्या है? मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है मानव विकास पर। सारा साइकोलॉजी इसी बात की समझ बढ़ाना चाह रहा है कि मानव विकास कैसे होता है, क्या होता है, कौन से ऐसे कारक हैं जो मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ये दो हिस्सों पे बात करने वाले हैं। पहला, हम ये कोशिश करेंगे समझने की मानव विकास क्या है, और दूसरा हम ये जानना की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे कारक हैं जो मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले, मानव विकास है क्या? क्या है? आपने आसपास के लोगों को देखा होगा कि आपने एक छोटे से बच्चे को देखा होगा। जब वो पैदा होता है तो वो बिल्कुल गोदी में रहता है, कहीं हिल नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता है, और बहुत जल्दी जल्दी आप देखते हैं 2 महीने बाद बच्चा पलटने वलटने लगता है, फिर उसके बाद वो घुटने से चलने लगता है, फिर उसके बाद वो उठ के बैठने लगता है। और इसी तरीके से आपने वृद्धावस्था में भी देखा होगा कि लोग जो बहुत स्ट्रेट एकदम सीधे खड़े रहते थे वो थोड़ा थोड़ा झुकने लगते हैं। जो काम वो बहुत जल्दी जल्दी कर सकते थे वो अब उसमें धीरे धीरे कमी आती है, उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनकी शक्ति कम हो जाती है। तो इस तरीके के जो ये परिवर्तन हो रहे हैं ये विकास का एक हिस्सा है। तो एक बहुत जरूरी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि विकास में वृद्धि और पतन दोनों होता है। कुछ कुछ क्षमताएं ऐसी हैं जिनमें वृद्धि होती है विकास में, और कुछ कुछ क्षमताएं ऐसी हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा कमी आती है, पतन होता है। ठीक है, तो जैसे एक युवावस्था में जो इंसान कर सकता है दौड़ना, बहुत तेज दौड़ सकता है, वही चीज ये नहीं है कि वो हर समय उसकी स्पीड बढ़ती ही जाएगी, उसकी तेजी बढ़ती ही जाएगी। वो एक उम्र के बाद वो कमी आएगी उसमें। ठीक है, तो जब हम विकास समझ की बात कर रहे हैं तो हम दोनों चीजों को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या क्या क्षमताएं हैं जो बढ़ रही हैं, और कौन सी ऐसी क्षमताएं हैं जिनमें ह्रास हो रहा है, जिसमें कमी आ रही है। किसी एक ही परिप्रेक्ष्य में नहीं हो रहे हैं, किसी एक ही एस्पेक्ट में नहीं हो रहे हैं, ये पूरे जीवन के बहुत सारे पहलुओं में परिवर्तन होते हैं, एक साथ होते हैं, कभी कभी एक दूसरे के साथ मिल करके आपके सामने आते हैं। ठीक है, तो विकास जब हम बोल रहे हैं हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे? विकास एक गतिशील, क्रमबद्ध और पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। गतिशील है, गतिशील का मतलब क्या हुआ? हर समय हो रहा है, निरंतर है, कभी भी विकास रुक नहीं जाता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। क्रमबद्ध प्रक्रिया का मतलब इसमें हम बात करते हैं स्टेजेस की। ठीक है, स्टेजेस होते हैं, इसका एक सीक्वेंस होता है, ये रैंडम नहीं है। ये ऐसा नहीं होता है कि कोई भी किसी भी तरीके से विकसित होता है। एक प्रजाति का एक पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक क्रमबद्धता होती है जिसके हिसाब से विकास होता है। पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास में मुख्यतया समृद्धि एवं ह्रास जो वृद्धावस्था में देखा जाता है, दोनों ही तरह के परिवर्तन निहित होते हैं। कुछ कुछ क्षमताएं ऐसी हैं जिनमें पतन होता है। तो जैविक, संज्ञानात्मक और सांवेगिक, सामाजिक कारकों का एक परस्पर क्रिया है जो विकास को प्रभावित करती है। जैविक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? जैविक प्रक्रियाएं जो माँ बाप से हम लोगों को जीन्स मिलती हैं। एक आपने शब्द सुना होगा जीन्स, ये क्या है? आनुवांशिक, वंशानुगत रूप। तो जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है, उसका कद बढ़ता है, ये एक जैविक प्रक्रिया है। माता पिता से वंशानुगत रूप से प्राप्त जीन के कारण होने वाले विकास
इसमें आता है लंबाई, वजन, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों का विकास इत्यादि। ये सभी जैविक प्रक्रियाएं हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं जो प्रभावित करती हैं कि बच्चा किस तरीके से सोचता है, बच्चे को कितना एक उत्तेजन मिल रहा है अपना सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? इनमें जिनमें ज्ञान अर्जित करने की भूमिका जो निभाती हैं प्रक्रियाएं, जैसे कि मानसिक क्रियाएं, चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान, ये हैं कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। और सामाजिक सांवेगिक, जो कि हम बोलते हैं सोशल इमोशनल प्रोसेसेस। तो इसमें क्या है, बच्चा को किस तरीके का वात्सल्य मिल रहा है, किस तरीके का प्यार मिल रहा है उसके परिवार में, उस बच्चे को किस तरीके से लोग उसके साथ परस्पर प्रक्रिया करते हैं, उसके साथ कैसे रिलेट करते हैं, वो बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं। ये सब चीजें, ये सब बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो विकास को फिर से प्रभावित करती हैं। और समाज संवेगात्मक प्रक्रियाएं हैं जो ये बताती हैं कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ परस्पर संबंध कैसा है। और ये सारे कारक, ये सारी प्रक्रियाएं विकास को प्रभावित करती हैं। तो जब हम विकास को, ह्यूमन डेवलपमेंट को समझ रहे हैं, तो एक पर्सपेक्टिव इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। विकास का जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इसके कुछ अवधारणाएं हैं, इसकी कुछ मान्यताएं हैं, अजम्पशंस हैं। और इसमें सबसे पहला अजम्पशन है कि जो विकास है ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी खत्म नहीं होता, कभी रुकता नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और हाँ, ये जैसा कि हमने पहले भी बोला कि केवल वृद्धि ही नहीं होती है, कुछ कुछ चीजें कम होती हैं, कुछ कुछ चीजों में पतन होता है, कुछ क्षमताओं में। तो मगर ये चलता है निरंतर। ये जब तक मनुष्य जीवित है, विकास चलता रहता है किसी ना किसी पहलू में। उसके अलावा विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर है, चलने वाली प्रक्रिया है। उससे कुछ उसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इसमें कुछ क्षमताएं बढ़ती हैं और कुछ क्षमताओं में कमी आती है, पतन होता है। उसके अलावा जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की विभिन्न प्रक्रियाएं, जैसे कि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और जैविक, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल, ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ इनके बीच में एक परस्पर प्रक्रिया चलती है, जिसके कारण विकास होता है। विकास जो है वो ऐतिहासिक घटनाओं से बहुत प्रभावित होता है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल प्रोसेसेस से बहुत प्रभावित होता है। जैसे कि जो बच्चा स्वतंत्रता के पहले, जब हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, तब जब जो पैदा हुए बच्चे वो अलग तरीके से विकसित हुए हैं उनके कंपैरिजन में जो बच्चे अभी, जिसको हम टेक्नोलॉजिकल एरा कहते हैं, जिसको हमें इस समय जो अभी पिछले 5 साल में पैदा हुए हैं जो बच्चे, इन दोनों का विकास बहुत अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरा और बहुत अलग तरीका का विकास हुआ। इस कॉन्टेक्स्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में हम, इस परिप्रेक्ष्य में हम इन सब चीजों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि उसका घर का वातावरण, उसका सामाजिक वातावरण, उसका माँ बाप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सारी चीजें, और इस व्यक्ति का अपना टेम्परामेंट जो उसने जेनेटिकली इनहेरिट करा है, ये सब चीजों का एक पारस्परिक प्रक्रिया के साथ विकास होता है। अब हम लोग
बात करेंगे कुछ ऐसे एक यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर वाला, ठीक है, यहाँ पे तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला इस विकास के जब हम बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक सवाल उठता है कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। क्या जो जीन्स हमने अपने माँ बाप से इनहेरिट की हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं ये निर्धारित करने में कि विकास किस दिशा में जा रहा है, कि हम जिस वातावरण में पले बड़े हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में हमारा पालन पोषण हो रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है इस विकास को निर्धारित करने में। तो ये एक बहुत मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत लंबी कंट्रोवर्सी है और इसमें बहुत सारे शोध कार्य हुए हैं। दोनों पक्षों के बहुत सारे शोध हैं, बहुत सारे एविडेंसेस हैं और आखिर में ये माना गया कि जो हमारा जीन पूल है, जो हमारे जेनेटिक एंडाउमेंट है, वो हमें एक ब्लूप्रिंट देता है जिसके अंतर्गत जो हमारा पर्यावरण है या जो हमारा परिप्रेक्ष्य है वो हमें थोड़ा उसको भरता है। एक जो स्पीशीज है, एक जो प्रजाति है, वो उसका विकास एक जैसा होता है। प्रजाति के सारे प्राणियों का विकास एक ही जैसा होता है, मतलब कि एक ही सीक्वेंस में चलता है। तो जो मनुष्य प्रजाति है उसमें बच्चा पैदा होते ही चलने नहीं लगता है, वो पहले केवल माँ की गोद में रहता है या माँ या जो भी उसका की देखभाल करने वाला व्यक्ति है परिवार में, उसकी गोद में रहता है। धीरे धीरे वो बच्चा पलटना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर वो घुटने से चलता है और फिर वो खड़ा होकर के चलना सीखता है। तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता है जो पैदा होते ही चलने लगे या दौड़ने लगे। मगर तो कुछ चीजें प्रजाति के लिए सामान्य हैं। उस प्रजाति के सारे लोग वैसे ही विकसित होंगे, मगर उसके अलावा कुछ क्षमताएं और कुछ कौशल ऐसे हैं और कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिसमें मनुष्य अलग अलग तरीके का दिखता है। तो आप अपनी क्लास में भी, अपने कक्षा में भी देखेंगे कि आपके आसपास अलग अलग तरीके के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे लंबे हैं, कुछ बच्चे थोड़े छोटे हैं, कुछ बच्चों की आंखें भूरी हैं, कुछ बच्चों की आंखें काली हैं। तो ये फर्क क्यों है? ये फर्क, मगर सबकी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो पूरी प्रजाति के लिए सामान्य हैं, कुछ चीजों में भिन्नताएं पाई जा सकती हैं। ये भिन्नताएं कैसे आती हैं? तो ये जो मैंने अभी एक कंट्रोवर्सी की बात की थी, नेचर वर्सेस नर्चर कंट्रोवर्सी उसे बोलते हैं, जिसका मतलब है कि क्या ये जेनेटिक पूल ज्यादा प्रभावशाली है कि आपका परिप्रेक्ष्य ज्यादा प्रभावशाली है। तो अगर हमारे माता पिता की ऊंचाई की लंबाई 5 फुट 6 इंच है, तो चाहे हम कितना भी पौष्टिक आहार ले लें, चाहे हम कितना भी व्यायाम कर लें और लटक के, हम 6 फुट के शायद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक लिमिट सेट कर दी जाती है हमारे जेनेटिक पूल से। मगर अगर हम पौष्टिक आहार लेंगे, अगर हम बहुत व्यायाम करेंगे, तो हम 5'8" हाइट के हो सकते हैं, ठीक है। तो एक लिमिट होती है जिसके अंदर हम बहुत भिन्नता और बहुत वेरिएशन देख सकते हैं, और कुछ अपने पर्यावरण परिप्रेक्ष्य के हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है। फिर और क्या कारक हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास को प्रभावित करते हैं?
सबसे आवश्यक, सबसे ज़रूरी कारक है। एक हम बोलते हैं जो आनुवांशिक संरचना, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मेकअप, इंसान का जेनेटिक मेकअप, आनुवांशिक संरचना। तो ये आनुवांशिक संरचना क्या है? ये वह जीन्स हैं जो हमें मिली हैं, अपने एक धरोहर के रूप में हमें अपने माता पिता से मिली हैं। और ये हमारा जीनोटाइप है। जीनोटाइप मतलब ये वो पूल है जीन्स का जो हमारे अंदर निहित है, मगर ये सारी जीन्स हमारे पर्सनालिटी में दिखती जरूरी नहीं है। क्या जो हमारी पर्सनालिटी में दिखता है वो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, तो जीन पूल में से कुछ जीन्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी में आके उभर के आती हैं, और ये हमारा फिनोटाइप है। इसके अलावा जो हमारा परिवेश है, जिस परिवेश में हम पल रहे हैं, जिस परिवेश में बच्चा पल रहा है, वो बहुत ही प्रभावशाली कारक है। और इस परिवेश में परिवेश बहुत विस्तृत एक शब्द है। परिवेश में हम बहुत कुछ चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कैसा आहार मिल रहा है, पौष्टिक आहार मिल रहा है कि नहीं बच्चे को, बच्चे की देखभाल अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चे को प्यार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके माँ बाप और किस तरीके से उसको डिसिप्लिन किया जा रहा है, क्या उसको बहुत डांट पड़ती है, क्या उसकी पिटाई होती है। परिवेश में ये सब आता है, ये होम एनवायरनमेंट कहलाएगा। और उसके अलावा एक बच्चे का जो सामाजिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश में बहुत कुछ जो उसके आसपास घट रहा है, उसके साथी कैसे हैं, उसके दोस्त कैसे हैं, वो जिस विद्यालय में पढ़ रहा है वहाँ पे उसका परिवेश कैसा है, उसको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कुछ चीजें सीखने की। कुछ बच्चे हैं जो गांव में पलते हैं, तो वो लोग, उनके कौशल बहुत अलग तरीके के होते हैं बजाय उन बच्चों के जो एक शहर में पल रहे हैं। तो दोनों ही बच्चों के पास कुछ ना कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ ना कुछ कौशल होते हैं, मगर वो अलग अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि वो निर्धारित उस बात से हुए हैं कि वो किस परिवेश में बड़े हुए हैं। यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर ने एक इकोलॉजिकल मॉडल दिया है डेवलपमेंट का। इकोलॉजिकल मॉडल परिवेश के 4 आयामों की बात करते हैं, और ये आपको दिखेगा स्क्रीन में। एक लघु मंडल है, एक मध्य मंडल है, एक बाह्य मंडल है और एक बृहत मंडल है। तो लघु मंडल जो है वो बच्चे का वह परिवेश है जिसमें बच्चा सामाजिक कारकों जैसे परिवार, साथी, सहयोगी, अध्यापक एवं पड़ोस से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करता है। ये उसका एकदम सबसे निकटतम परिवेश है, निकटतम, जो उसको बोलते हैं इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद जो मध्य मंडल है उसमें बच्चे के माता पिता अध्यापकों से कैसे संबंध स्थापित करते हैं, या माता पिता उसके एक किशोर के मित्र को किस रूप में देखते हैं। ये ऐसे अनुभव हैं जो एक व्यक्ति के दूसरों से संबंध को प्रभावित करने वाले हैं। बाह्य मंडल, जिसे एक्सोसिस्टम भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत सामाजिक परिवेश की वे घटनाएं आती हैं जहां बच्चा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागिता नहीं करता है, परंतु वे तात्कालिक परिस्थिति में बच्चे के अनुभव को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि माता पिता का स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है, तो वो उसको डायरेक्टली नहीं प्रभावित करता है, मगर जो स्थानांतरण की वजह से जो चीजें बदलती हैं उसकी जिंदगी में, वो चीजें उसको प्रभावित करती हैं। जैसे कि उसके स्कूल के, उसके विद्यालय के जो साथी हैं उससे छूट जाते हैं, तो ये उसको एक
ये उसके विकास को प्रभावित कर सकती हैं। उसके अलावा एक बृहत मंडल है जो मैक्रो सिस्टम बोलते हैं, वह इसके अंतर्गत वह संस्कृति आती है जिसमें व्यक्ति रहता है। और इसमें संस्कृति में क्या है, आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट, आपकी सोसाइटी कैसी है, आपकी कम्युनिटी कैसी है, आप किस तरीके के परिप्रेक्ष्य में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बृहत मंडल है। बृहत ये बहुत फैला हुआ है, ये बहुत बड़ा है। ठीक, और तो ब्रॉनफेन-ब्रेनर का संक्षिप्त में ये कहना है कि एक बच्चे का विकास इतने सारे कारकों से प्रभावित होता है जो कि उसके एकदम उसके निकटतमता से लेकर के बहुत फैले हुए, बहुत दूर तक फैले हुए कारक हैं। और इसमें घर के अंदर के कारक से लेकर के समाज में क्या हो रहा है, वो सब चीजें एक बच्चे को किसी ना किसी तरीके से, और एक बच्चा ही नहीं, हर व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करती हैं, उनका विकास को प्रभावित करती हैं। यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर के अलावा एक भारतीय पारिस्थितिक मॉडल भी दिया गया है जो कि एक बहुत ही जाने माने भारतीय मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा ने दिया है। और इसमें वो बात करते हैं कारकों की जो दो लेवल्स पे देखे जा सकते हैं। एक है जो ऊपरी और अधिक दिखने वाले मोर विजिबल कारक हैं, और इनमें आता है जो घर का परिप्रेक्ष्य है, परिवेश है, किस तरीके का जगह मिलती है, हर बच्चे को अपनी एक स्पेस मिलती है कि नहीं मिलती है, उसको कैसे खिलौने मिलते हैं। तो घर किस जो उसका विद्यालय और उसकी क्वालिटी कैसी पढ़ाई, किस क्वालिटी की पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और सब आखिरी ये जो ऊपरी कारकों में से है, आखिरी वाला वो है कि बाल्यावस्था से लेकर के अभी तक जो उसका पीयर ग्रुप है, उसके साथियों के साथ बच्चे का कैसा परस्पर संबंध रहा है, ये बहुत ही प्रभावशाली कारक है। और ये सारे कारक एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, ये अकेले नहीं प्रभावित करते हैं विकास को, ये सब एक दूसरे के साथ एक तरीके की अंतःक्रिया करते रहते हैं, और उसका एक कंसोलिडेटेड प्रभाव पड़ता है विकास की प्रक्रिया पर। उसके अलावा एक दूसरा लेवल है, एक दूसरा लेयर है जो तीन मुख्य चीजों की बात करते हैं। एक तो सामान्य भौगोलिक परिवेश, जनरल ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। तो अगर आप बहुत गर्म जगह पे रहते हैं तो बहुत सारे शोध ऐसा बताते हैं कि चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है। भौगोलिक परिवेश है, ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट है, और वो भी प्रभावित करता है विकास को। और कुछ चीजें जो भारतीय समाज की विशेषताएं हैं, जैसे कि जाति और वर्ग वाले कारक, ये भी विकास को प्रभावित करते हैं। और बच्चे के लिए कौन सी सामान्यतः सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये भी उसके विकास को प्रभावित करती हैं। आप लोग एक छोटा सा मनन करके देख सकते हैं, और ये देखिए कि क्या जो बच्चे गांव में पलते हैं और जो बच्चे शहर में पलते हैं, कौन से कारक हैं जो उनके विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन से भिन्न कारक हैं, कौन सी भिन्नताएं हैं एक ग्रामीण परिवेश में और एक शहरी परिवेश में। विकास की अवधारणा को समझने के लिए हमें उससे मिलते जुलते 3-4 और शब्द और अवधारणाएं हैं
की समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। सबसे पहला एक शब्द है जो हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल में, ग्रोथ, जिसे हिंदी में बोलते हैं समृद्धि। ग्रोथ शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। इसका मापन अथवा मात्राकरण किया जा सकता है, उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि। इसके साथ हम देखते हैं विकास, जो कि हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट। वह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में बढ़ता रहता है एवं परिवर्तित होता रहता है। विकास शब्द उन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनके होने की एक दिशा होती है तथा जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से एक निश्चित संबंध होता है, जो बाद में यह निर्धारित करेंगे कि इसके बाद क्या आएगा या घटित होगा। अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाली अस्थायी परिवर्तन उदाहरण के लिए विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं। विकास के फलस्वरूप होने वाले सभी परिवर्तन एक जैसे नहीं होते, अतः आकार में परिवर्तन जैसे कि शारीरिक समृद्धि, अनुपात में परिवर्तन जैसे बच्चे से प्रौढ़, अभिलक्षणों अथवा आकृति में परिवर्तन, उदाहरण के लिए दूध के दांतों का निकल जाना तथा नई आकृतियों या अभिलक्षणों को पाना, ये सभी परिवर्तन अपनी गति तथा व्यापकता के स्तर में भिन्न होते हैं। समृद्धि विकास का एक पक्ष है। परिपक्वता, और जिसे हम कहते हैं मैच्योरेशन, उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः उस आनुवंशिक रूपरेखा और या ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश बच्चे 7 माह की आयु तक बिना सहारे के बैठ सकते हैं, 8वें महीने तक सहारे के साथ खड़े हो सकते हैं तथा 1 वर्ष की उम्र तक चलने लगते हैं। एक बार जब बच्चे की आधारभूत शारीरिक संरचना पर्याप्त रूप से विकसित हो जाती है तो इन व्यवहारों में कुशलता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त परिवेश एवं थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता होती है। परंतु यदि बच्चे परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं हैं तो इन व्यवहारों को त्वरित करने के लिए किए गए विशेष प्रयास का कोई लाभ नहीं मिलता है। ये प्रक्रियाएं अंदर से प्रस्फुटित होती हैं।